ऐसे ही का तमाम ये तंगो दीवार है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी के साथ खबरों पर विश्लेषण शुरू किया जाए उससे पहले आपको बताते हैं आज कौन सी खबरें मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग की खबर से। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए एक खराब खबर है। खबर यह है कि महंगी होने वाली है ऑनलाइन शॉपिंग। क्या वजह है ये जानेंगे। मॉनसून के देरी से आने की आशंका, स्काईमेट का अनुमान आया है। क्या अनुमान है ये समझेंगे। क्यों धीमी पड़ी डीमेट खाते खुलने की रफ्तार, लगातार 3 महीने से कम डीमेट खाते खुल रहे हैं। क्या वजह है ये जानेंगे। क्या निजीकरण के लिए वाकई तैयार हो रही है सरकार। पैनल तो गठित किया है, देखते हैं क्या होता है। रुपए में गिरावट की क्या है वजह। रुपया कल काफी गिर गया था। आयात निर्यात के आंकड़े आए हैं, उनकी रोशनी में हम रुपए की गिरावट को भी समझेंगे। और आज दिन की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से अदानी समूह है। अदानी समूह की जांच हो रही है या नहीं हो रही है, या हो रही थी या नहीं हो रही थी, इस पर आज चर्चा करेंगे। आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन बाकी खबर भी ऐसी ही है। 2 हलकों से 2 अलग अलग तरीके के बयान आए। कहां से आए, क्या बयान थे, किसने क्या कहा, ये आज समझेंगे और विस्तार से इस खबर का विश्लेषण भी होगा। दिन की सबसे बड़ी खबर आज यही है। शुरुआत लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग की खबर के साथ। आने वाले दिनों में ऑनलाइन शॉपिंग महंगी हो सकती है। वजह है बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजन की ओर से सेलर्स की फीस बढ़ाना। सेलर्स यानी जो प्लेटफॉर्म पर अपना सामान बेचते हैं, सेलर्स की बड़ी फीस ग्राहकों को पास ऑन की जाएगी, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। ऐसे में उत्पादों के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। ये फीस कपड़ों पर, ब्यूटी प्रोडक्ट पर, ग्रोसरी पर और दवाओं के सेलर्स के लिए बढ़ाई गई है। अब इनके जो सेलर्स हैं उनके ऊपर फीस बढ़ी है। ये फीस आगे जाएगी तो आपके और हमारे लिए शॉपिंग महंगी हो जाएगी। सर, कितनी बढ़ी है फीस और क्यों बढ़ी है। शुभम, अमेज़न ने लंबे समय के बाद अपने जो सेलर्स की फ़ीस है, जो सामान अमेज़न की वेबसाइट से आप खरीदते हैं उस पर जो सेलर को एक फ़ीस देनी पड़ती है, उसमें बढ़ोतरी की और बढ़ोतरी काफ़ी है। पहले हम समझ जाने कि इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, फिर उसके बाद इसकी हम वजह समझने की कोशिश करते हैं। अमेज़न ने जो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की है वो की है करीब जो हेल्थ केयर और बाथ शावर प्रोडक्ट हैं, इन पर कमीशन को 8.5% बढ़ा दिया गया है। अगर वो प्रोडक्ट 300 रुपये से ऊपर का है, इससे पहले कंपनी लगभग 7 रुपये के आसपास का कमीशन चार्ज करती थी, यानी 1.5 रुपये का एक्स्ट्रा कमीशन 300 रुपये से ऊपर के प्रोडक्ट पर बढ़ाया गया है। अपैरल की कैटेगरी, कपड़ों की कैटेगरी, जो कि अमेज़न के सेल्स का एक हिस्सा है बड़ा, उसमें 19% से लेकर 22.5% तक की बढ़ोतरी हुई है सेलर्स के कमीशन में, जो 1000 रुपये से ऊपर के प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा कुछ फार्मा प्रोडक्ट हैं, ग्रॉसरी आइटम्स हैं, उन पर 2.5% की फ़ीस में बढ़ोतरी हुई है। कुछ बढ़ोतरी 8% के आसपास की बढ़ोतरी कुछ अन्य उत्पादों में हुई है। यानी पूरी जो बास्केट अमेज़न पर अवेलेबल है उत्पादों की, उसमें ज़्यादातर में अब अमेज़न ज़्यादा फीस चार्ज करेगी। वजह इसकी ये है, अगर अमेज़न के आप पिछले 10 साल के कामकाज को देखें, भारत में अमेज़न को सक्रिय हुए करीब 1 डिकेड से ज़्यादा हो चुका है, पर कंपनी का भारतीय कारोबार अभी प्रॉफिटेबल में नहीं है, अभी मुनाफे में नहीं है। कंपनी का कहना यह है कि मांग में कमी के कारण, बाजार में लागतें बढ़ने के कारण, कंपनी के संचालन की लागतें बढ़ने के कारण उसे अपनी फीस को, कमीशन फीस को रिवाइज करना पड़ रहा है। इसका असर आपके अमेज़न की खरीद के बिल पर नजर आएगा। अमेज़न नौकरियों में छटनी भी कर रही है, इसकी खबर हम आपको बताएंगे, क्योंकि भारत में उस छटनी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब हाल मौसम का आकलन करने वाली निजी संस्था स्काईमेट ने अनुमान लगाया है कि इस बार केरल के तट पर मानसून के पहुंचने में देरी हो सकती है, और जब मानसून तट पर टकराएगा तो सामान्य के मुकाबले कमजोर होगा। इस साल जून के दौरान तापमान बढ़ सकता है, ये भी आशंका जताई गई है स्काईमेट की ओर से, जिसकी वजह से खरीफ की खेती प्रभावित होगी। मानसून के केरल पहुंचने को लेकर मौसम विभाग का अनुमान आना अभी बाकी है। इस साल मौसम विभाग ने देश में सामान्य मानसून का अनुमान लगाया, जबकि स्काईमेट का अनुमान है कि सामान्य से मानसून कमजोर रहेगा। सर, अभी फिलहाल जो नए आकलन आए हैं, क्या बता रहे हैं मानसून के बारे में। स्काईमेट का आकलन पहले आ गया है, मौसम विभाग का आकलन इसके बाद आएगा। आमतौर पर निजी फोरकास्टर्स पहले बताते हैं, और स्काईमेट का आकलन यह है कि मानसून के आने में देरी हो सकती है। 1 जून के आसपास मानसून केरल के तट पर आता है और वहाँ से फिर आगे गति शुरू करता है। कितनी देरी होगी ये बात स्काईमेट ने नहीं बताई है, लेकिन इस बात की संभावना है कि मानसून देरी से आएगा। 1 हफ्ते तक की देरी के संकेत मिल रहे हैं। अब इसके बाद फिर मानसून की जो को लेकर आने वाले इस पूरे साल की संभावनाओं पर फिर से चर्चा शुरू हो रही है। एल नीनो का खतरा उपलब्ध है। अगर आप आईएमडी की भविष्यवाणी के भीतर तक जाकर समझें तो आईएमडी भी इस बार उतना आश्वस्त नहीं है। आईएमडी के जो आकलन पिछली बार आए थे, जो सबसे ताजे आकलन, उस हिसाब से आईएमडी ने जो सामान्य मानसून की संभावना है वो केवल 35% मानी थी। यानी उसका मानना था केवल 35% इस बात की संभावना है कि मानसून सामान्य रहेगा। 29% इस बात की संभावना थी कि सामान्य से नीचे रहेगा। 22% इसकी संभावना थी कि डिफिशिएंट रहेगा।
11% और 11% की संभावना थी मानसून एक्सेस से ऊपर रहेगा। तो अगर आप ये बिलो नॉर्मल और डिफिशिएंट को के आंकड़े को एक साथ मिला लें शुभम, तो करीब करीब 50% के आसपास संभावना, 50-52% संभावना आईएमडी को भी है कि मानसून सामान्य नहीं रहेगा, अगर इन दो पैमानों को मान लें। मानसून के देरी में आने के साथ अब नई चिंताएं फसल को लेकर, नई चुनौतियां शुरू हो रही हैं। एल नीनो के खतरे के कारण हमें पहले से ही इस बात के आसार है, अमेरिका की भी एजेंसियां, यूरोप की भी एजेंसियां, क्योंकि एल नीनो एक बड़ी मौसम प्रक्रिया है जो दक्षिण अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के बड़े हिस्से को प्रभावित करती है। तो सब जगह से एल नीनो के आकलन आने लगे हैं। स्काईमेट ने अपने आकलन में ये भी कहा है कि गर्मियां इस बार पहले से ज़्यादा होंगी। आईएमडी भी ये बात पहले से कह चुका है कि भारत में इस बार गर्मियां और तापमान गर्मियों के मौसम में सामान्य से काफ़ी ज़्यादा रहेगा। नए डीमैट खाते खुलने की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है। अप्रैल महीने में कुल 16 लाख डीमैट खाते खुले हैं, जो मार्च की तुलना में 18% कम है। नए खाते खुलने की रफ्तार लगातार 3 महीने से सुस्त पड़ रही है। वर्ष 2023 का अगर आंकड़ा देखें तो औसतन 21 लाख खाते हर महीने खुले थे, उससे ये आंकड़ा काफ़ी कम है। सर, रफ्तार धीमी क्यों पड़ी है डीमैट खुलने की? शुभम, जो आंकड़ा एनएसई ने जारी किया और सीएसडीएल का जो आंकड़ा हमारे पास है, उस हिसाब से जो टॉप ब्रोकर्स हैं भारत के, जिनके पास करीब करीब 5 डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, जिनके पास 60% एनएसई के क्लाइंट हैं, उनके पास खातों में डीमैट के खातों में तेज गिरावट आई है। जीरोधा जो ऑनलाइन ट्रेड करता है, उसने 2 महीने का मंथ ऑन मंथ गिरावट देखी है डीमैट अकाउंट्स में। 2 बड़ी वजह है। पिछले सप्ताह हम लोगों ने इस बात पर चर्चा भी की थी मनी सेंट्रल में कि भारत के शेयर बाजार में रिटेल के पार्टिसिपेशन में कमी आ रही है। उसकी एक वजह तो ये कि बाजार में तेज उतार चढ़ाव रहा है। हालांकि हाल के हफ्तों में हमने बाजार में तेजी देखी है, लेकिन पिछले साल जो बाजार का तेज उतार चढ़ाव था, निवेशकों के लिए चुनौती भरा था और इसलिए बाजार में निवेश धीमे धीमे कम हो रहा है। डीमैट अकाउंट्स भी पिछले 2 साल में जितनी तेजी से बढ़े थे और बाजार में जैसे रिटर्न की उम्मीद थी, वैसी उम्मीद भी अब नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए डीमैट अकाउंट्स में भी कमी आ रही है। ओवरऑल जो रिटेल का पार्टिसिपेशन बाजार में ट्रेडिंग को लेकर था, वो सिकुड़ रहा है। हालांकि इसका दूसरा पहलू यह है कि एसआईपीज का मोमेंटम, एसआईपीज के बढ़ने की रफ्तार अभी जारी है। पिछले 5 वर्षों में देश के मोबाइल ग्राहकों में 4 करोड़ की कमी आई है। जो मोबाइल ग्राहकों की संख्या है उसमें 4 करोड़ की कमी आई है। इस साल फरवरी तक देश में 114.1 करोड़ मोबाइल यूजर्स थे, जबकि 2019 की फरवरी में ये आंकड़ा 118.3 करोड़ का हुआ करता था। ये आंकड़ा इसलिए बड़ा था आबादी से अगर आप देखें तो, क्योंकि एक आदमी एक से ज़्यादा सिम रखता था। अब इस चलन में कमी आई है, जिसकी वजह से ये आंकड़ा घटा है। सर, ये यूज़र बेस घटा कहाँ है और घटा क्यों है? दरअसल सबसे ज़्यादा गिरावट हमें मोबाइल यूज़र बेस में ग्रामीण इलाकों में दिखाई दे रही है और एक बड़े वजह इसका डुअल सिम ना रखना भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह 2 है वो मोबाइल हैंडसेट की कीमतें बढ़ना और टैरिफ में बढ़ोतरी है। हम पिछले 2 साल से लगातार, लगभग 1.5 साल से लगातार भारत में प्रीपेड टैरिफ में खास तौर पर बढ़ोतरी देख रहे हैं। प्रीपेड टैरिफ अब 100 रुपये से ऊपर पहुंच गए हैं बेसिक मिनिमम प्लान के, जो कभी 60 या 65 रुपये हुआ करते थे। पिछले 24 महीनों में जितनी तेज बढ़ोतरी हुई है, उसमें सबसे ज़्यादा 2G सब्सक्राइबर्स की संख्या में कमी आई है, जो केवल फ़ोन का इस्तेमाल बातचीत के लिए करते थे। 30 से 35% जो सब्सक्राइबर है, वायरलेस सब्सक्राइबर, वो 2G नेटवर्क्स पर हैं और इसके अलावा 4G सब्सक्राइबर्स की संख्या में उतनी कमी हमें नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात एक और इस पूरे आंकड़े के साथ हमें दिखाई देती है कि हैंडसेट के प्राइसेस बढ़ना भी एक बड़ी वजह है, जिस वजह से भी मोबाइल फ़ोन की के सब्सक्राइबर से मोबाइल फ़ोन की सेवाओं पर असर पड़ रहा है। और इस आंकड़े को अगर आप भारत में ऑनलाइन इंटरनेट की या इंटरनेट के पेनिट्रेशन, इंटरनेट की रफ्तार के आंकड़े से देखें जो पिछले साल आया था, तो आपको पूरा चक्र मिलता दिखाई दे रहा है कि मोबाइल क्षेत्र में तीनों सेवाएं, डेटा की सेवाएं, मोबाइल का हैंडसेट और मोबाइल की सामान्य सेवाएँ महंगी हो रही हैं और उसकी वजह से इंटरनेट की वृद्धि दर में भी कमी दिख रही है। सर, टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से एक और खबर है, वो ये है कि मैसेजिंग ऐप्स को लाइसेंसिंग के दायरे में लाने की बात कर रही हैं। ऐसा क्यों? ये नई बहस शुरू हो रही है। COI जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स एसोसिएशन है, उसने TRI से कहा है कि मैसेजिंग ऐप्स के लिए लाइसेंस दिए जाएं, क्योंकि बहुत सारा मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल मैसेजिंग ऐप्स कर रहे हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप कहें या टेलीग्राम कहें या सिग्नल कहें, इस तरह के ऐप्स के जरिए लोग मैसेजिंग सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका सीधा असर आपको दिखाई दे रहा है मोबाइल मैसेजिंग पे। मोबाइल मैसेजिंग लगभग खत्म है। टेक्स्ट मैसेजेस का इस्तेमाल अब लोग आमतौर पर मोबाइल में नहीं करते, हालांकि मोबाइल फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज की सुविधा उपलब्ध है, पर मैक्सिमम लोग टेक्स्ट मैसेजिंग का इस्तेमाल इन मैसेजिंग ऐप्स के जरिए करते हैं।
ये एक नई तरीके की बहस शुरू हो रही कि इन मैसेजिंग ऐप्स को लाइसेंस दिए जाएं, क्योंकि ये आपके मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं और उस नेटवर्क के जरिए ही लोग संचालन करते हैं। दूसरी और बात मोबाइल कंपनियों की तरफ से इसलिए कही जा रही है क्योंकि इन कंपनियों में ये जितने भी मैसेजिंग ऐप्स हैं, इनके अपने बिजनेस मॉडल, इनके अपने रेवेन्यूज़ हैं, और आप मैसेजिंग ऐप्स ने कई सारी और सुविधाएँ भी देनी शुरू कर दी हैं। जैसे आप केवल उससे मैसेजिंग ही नहीं कर सकते, उसके साथ आपको एंटरटेनमेंट की, शॉपिंग की बहुत सारी सुविधाएँ भी मिलना शुरू हुई हैं। इसलिए क्या इनके लिए नई लाइसेंसिंग आएगी, इसकी कोशिश शुरू हो गई है। सरकारी बैंकों के निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार नए सिरे से प्रयास करने जा रही है। इसके लिए सरकार एक पैनल का गठन कर सकती है और उन बैंकों की लिस्ट तैयार कर सकती है जिनके निजीकरण को प्राथमिकता दी जाए। इससे पहले अप्रैल 2021 में नीति आयोग ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के निजीकरण का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अभी तक इन दोनों बैंकों के निजीकरण पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। इस बीच आपको बता दें कि IDBI के भी निजीकरण की बात चल रही है। दो बड़ी कंपनियां रेस में हैं, दो बड़े बैंक रेस में हैं जो IDBI को खरीदना चाहते हैं। कल हमने इस पर चर्चा भी की थी। सर, क्या तैयारी चल रही है? फाइल फिर खुल रही है। सरकार पिछले 2 साल से लगातार अलग अलग समय पर इस बात का प्रयास करती रही है कि बैंकों का निजीकरण हो, पर संभव नहीं हुआ है। आपको याद होगा कि बैंकों के निजीकरण के लिए एक विधेयक भी लाया जाना था जो संसद के पिछले सत्र में आना था। बजट सेशन में भी उसकी चर्चा हुई थी, पर बैंकों के निजीकरण का विधेयक नहीं आ पाया। अब जो नई कोशिश है उसमें फिर रिजर्व बैंक, नीति आयोग और DIPAM जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज एंड मैनेजमेंट है, मिलकर एक नया वर्किंग ग्रुप बना रहा है। 5-6 बैंकों को, छोटे और मझोले साइज के बैंकों की बिक्री की कोशिश फिर की जाएगी, जिसमें यूको बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक है। इन्हें बेचने की नए सिरे से कोशिशें शुरू की जा रही। ग्राहक मिलना इसलिए मुश्किल है क्योंकि IDBI बैंक की सेल्स पिछले 2 साल से फंसी हुई है। IDBI बैंक को बेचना सरकार के लिए मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है, क्योंकि LIC के IPO आने के बाद सरकार को एक निर्धारित समय के भीतर उसमें अपनी हिस्सेदारी बेचनी थी। उसमें LIC की हिस्सेदारी भी है। अभी तक इस परिस्थिति में केवल 2 ही बायर दिख रहे हैं, पर अभी भी उसमें कोई फैसला नहीं हो पाया है। जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें चुनाव तक किसी सरकारी बैंक का निजीकरण हो पाएगा, इसकी संभावना कम ही दिखती है। GST के फर्जी रजिस्ट्रेशन को पकड़ने के लिए देश भर में टैक्स अधिकारी 1 महीने का अभियान चलाने जा रहे हैं। ये अभियान मंगलवार से शुरू हो गया है। इस अभियान में उन सभी GST रजिस्ट्रेशन की जांच होगी जिन पर टैक्स अधिकारियों को फर्जी होने का शक है। जांच में अगर रजिस्ट्रेशन फर्जी पाया गया तो कड़ी कार्रवाई हो सकती है। सभी कारोबारी संस्थान का निर्देश दिया गया है कि वे GST पंजीकरण की जानकारी का बोर्ड अपने संस्थान के बाहर लगाएं ताकि टैक्स अधिकारी उसकी जांच कर सकें। सर, किस तरीके के फर्जीवाड़े का शक है? GST पंजीकरण के नंबर के बोर्ड ज़्यादातर संस्थानों के बाहर लगाए जाते हैं, पर ये जो नया घोटाला, नई समस्या GST के भीतर निकली है वो कहीं दूसरी जगह से आ रही है। तमाम कंपनियों ने अपने GST पंजीकरण करा लिए हैं। वो GST पंजीकरण असली हैं, उनमें वो GST पंजीकरण फर्जी नहीं है, पर वो कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारोबार में आ गई हैं, जिसमें वो बहुत सारे अन्य लोगों को इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा देती हैं, उनके बदले सामान खरीदती हैं और उसके बदले उस पर टैक्स क्रेडिट लेती हैं। ये लगभग वैसी ही प्रक्रिया है जैसी आज से 7-8 साल पहले एक्सपोर्ट में होती थी कि कोई फर्जी एक्सपोर्ट फर्म बनाई जाती थी और वो सरकार से टैक्स क्रेडिट या टैक्स रिफंड लेती थी। इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर पिछले 6 महीने से GST प्रशासन कई तरीके की जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रहा है और अब उसी प्रक्रिया के तहत यह अभियान चलाया जाएगा जिसमें जानकारी दी जाएगी कि जो कंपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रही है क्या वो वास्तव में वो कारोबार कर ही रही है, कि वो केवल उसने एक ऑफिस खोलकर बैठे हुई है और उसका सिर्फ ये काम है कि वो किसी दूसरे के लिए खरीद करे और इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए अपना कमीशन हासिल करे। अगर वो परिस्थिति है तो ये छापेमारी होगी। ये बड़ा अभियान पूरे देश में चल रहा है और GST के नंबरों के आधार पर लोगों के कारोबार की कामकाज की जांच की जाएगी। अप्रैल के दौरान देश के विदेश व्यापार में गिरावट देखने को मिली। वस्तु इंपोर्ट 14% से ज़्यादा गिरा, जबकि एक्सपोर्ट 13% कम हुआ है। अप्रैल के दौरान देश में वस्तु निर्यात लगातार तीसरे महीने कम हुआ है। कुल 34.66 अरब डॉलर का वस्तु निर्यात हुआ है, जबकि अप्रैल 2022 में ये आंकड़ा 39.69 अरब डॉलर का हुआ करता था। हालांकि आयात में गिरावट की वजह से जो वस्तु व्यापार घाटा है वो 20 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। सर, निर्यात में गिरावट कहाँ है और क्यों है? निर्यात की समस्या साल की शुरुआत के साथ और ज़्यादा गहरा गई है। पिछले साल सितंबर से हम लगातार भारत के निर्यात में गिरावट देख रहे हैं। निर्यात लगभग नकारात्मक हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। इसका असर हमें भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दिखाई दिया और ओवरऑल डिमांड की जो स्थिति बाजार में दिख रही है मांग के उत्पादन की, उस पर भी असर दिखाई दे रहा है। जो ताज़े आंकड़े आए हैं उसमें जेम्स ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स, गारमेंट्स, जितने भी बड़े सेक्टर हैं जो भारत के निर्यात के इंजन कहे जाते हैं, वहाँ सब जगह निर्यात में गिरावट दिखाई दे रही। केवल मामूली बढ़ोतरी अगर हम आंकड़े में देखें तो हमको फार्मास्यूटिकल, ड्रग्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और राइस और सेरेमिक प्रोडक्ट्स में दिखाई देती है। पर जो लेबर इंटेंसिव श्रम ग्रहण, जहाँ ज़्यादा रोजगार आते हैं और जहाँ से बड़ी विदेशी मुद्रा आती है, उसमें
उसमें निर्यात में गिरावट आई है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक एक्सेप्शन है जहाँ से निर्यात की स्थिति ठीक दिखाई दे रही है। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा ये भी है कि निर्यात में गिरावट के साथ साथ आयात में भी कमी आई है, और आयात में कमी होने के कारण भारत का जो विदेश व्यापार घाटा है उसमें तेज गिरावट दिख रही है। अगर आप इस पूरे दृश्य को करीब से देखें तो ये गहरे तेज स्लोडाउन के मंदी के संकेत दिख रहे हैं दुनिया के बाज़ारों में भी और भारतीय बाजार में भी। भारत में अगर आयात कम हुआ तो इसका मतलब है कि उत्पादन भी कम है, जिस उत्पादन में इस आयात का इस्तेमाल किया जाना था। और दुनिया के बाज़ारों से अगर निर्यात नहीं बढ़ रहा है तो दुनिया के बाज़ारों में भी मांग की कमी दिखाई दे रही है। इस पर चर्चा हम लोग पिछले 1 साल से लगातार अलग अलग संदर्भों में करते रहे हैं कि अगला साल भारतीय विदेश व्यापार के लिए पिछले साल से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सर, कल रुपए में भी 15 पैसे से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी, करीब 6 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया था। क्या वजह? रुपया अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जो बदलाव हो रहे हैं उनको लेकर काफ़ी दिलचस्प पेंच में फंसा हुआ है। कल डॉलर इंडेक्स 102 से ऊपर पहुंचा 102 अंकों के पास था, और उसका असर हमें दुनिया भर की सारी मुद्राओं पर दिखाई दिया, रुपए पर भी दिखाई दिया। डॉलर इंडेक्स की मजबूती की बड़ी दिलचस्प वजह है। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े थोड़े से कम आए हैं, लेकिन अमेरिका का जो फेड है उसका नज़रिया महंगाई को लेकर अभी भी आक्रामक है, जिसको कि मॉनेटरी भाषा में हॉकिश कहा जाता है। फेड का मानना है कि महंगाई को कम करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया और जारी रह सकती है। इसका असर डॉलर की मजबूती के तौर पर दिखाई दिया। दूसरा, अमेरिका में डेट सीलिंग को लेकर जो उठापटक और चल रही है उसे लेकर भी एक दबाव में विदेशी मुद्रा भंडार बाजार पर दिखाई दिया। हालांकि माना जा रहा है कि अंततः अमेरिका के जो लॉ मेकर्स हैं वो बैठकर इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। दूसरी तरफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत दिखने लगे हैं, पर डॉलर इंडेक्स की मजबूती ने रुपए को प्रभावित किया। हालांकि रुपए में आज हमने सुबह थोड़ी रिकवरी भी देखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर। आज सेबी अदानी समूह की जांच से जुड़े 2 बयान आए। एक सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया, दूसरा सरकार की ओर से आया। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 2016 से अदानी समूह के खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही थी, जबकि सरकार ने ताजा बयान में कहा कि वे अपने उस बयान पर कायम है जिसमें उन्होंने संसद में कहा था कि अदानी समूह की जांच सेबी कर रहा है। सर, सेबी कह रहा है, सरकार नहीं कह रही, पूरा मामला क्या है? ये मामला अब अडानी समूह की जांच का पूरा मामला 2 अलग अलग हिस्सों में जाकर सरकार के 2 अलग अलग महकमों या नियामकों के बीच जाकर फंस गया। और ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है जो कल सुप्रीम कोर्ट के सामने आई और आज उसके बाद सामने निकल कर आई। लगातार ये बात कही जा रही थी और ये सरकार के हवाले से कही जा रही थी कि विदेश में जो निवेश है, विदेश से आने वाला निवेश जो अडानी समूह में हुआ है, अडानी समूह की कंपनियां जो विदेश से निवेश जुटा रही या उस ग्रुप की कंपनियां हैं, उनकी जांच 2016 से सेबी ने जारी कर रखी है और वो ये जांच चल रही है। ये बात सरकार ने संसद को 2021 में बताई थी। आज जब सुप्रीम कोर्ट के सामने सेबी पहुंची कल, तो सेबी ने कहा कि 2016 से कोई जांच नहीं की जा रही है। तो अब इसका मतलब है कि वो जांच नहीं थी, इस जांच की चर्चा सरकार की तरफ से दी गई थी। सरकार ने अपने बयान पर कायम रहने का फैसला किया। ये पब्लिक डोमेन में बात कही गई कि नहीं, ये जांच चल रही थी और संसद को जो सूचना दी गई वो सही है। अब यहाँ से आकर स्थितियाँ थोड़ी उलझ गई हैं अडानी समूह की जाँच को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में सेबी पहुँच चुकी है। सेबी का मानना है कि उसे 6 महीने का समय दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट कितना लंबा समय देगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया था, जो बात कही थी, उस हिसाब से उससे संकेत मिलता है शुभम कि शायद सेबी को बहुत लंबा समय नहीं दिया जाएगा। 2 से 3 महीने का समय और दिया जा सकता है सेबी को ये जांच पूरी करने के लिए। पर एक इतने बड़े मामले में देश के 2 अलग अलग नियामक, वित्त मंत्रालय और सेबी, अलग अलग तरह से बात कर रहे हैं। इससे अडानी समूह के अंदर जो हो रहा था या उसकी जो जांच है या जो मुद्दे हैं उनको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ है। हालांकि ये ध्यान रखा जाए कि अभी जो जांच चल रही है इससे इसका कोई मतलब नहीं है। सर, ये क्यों कहा गया कि 2016 से कोई जांच नहीं चल रही थी? सेबी अभी जो जांच चल रही है वो तो जारी है, क्योंकि सेबी उसी के लिए समय बढ़वाने के लिए, उस जांच प्रक्रिया को थोड़ा लंबे समय तक चलाने की मांग करने गई है। 2016 की बात है जो बात निकल कर इस तरह से आई कि जब सुप्रीम कोर्ट में सेबी की जांच के लिए पिटीशन दिया गया। अब इसमें संभावना ये लगाई जा रही है कि सेबी अगर 2016 से जांच कर रही थी और सेबी इस बात को अगर स्वीकार करेगी तो फिर ये सवाल तुरंत उठेगा कि इस जांच की रोशनी में उसने अडानी समूह के एफपीओ को मंजूरी कैसे दी थी। और एफपीओ के डॉक्यूमेंट में भी, दस्तावेजों में एफपीओ की चर्चा के दौरान भी ये बात स्पष्ट होकर सामने नहीं आई थी। अब
ये सवाल सरकार सेबी से पूछेगी या सेबी कोर्ट को ये बात बताएगी, तब हमें पता चलेगा कि सेबी ने ये बात क्यों कही। क्योंकि अगर ये बात आधिकारिक रूप से सरकार के भीतर थी तभी वो बात संसद को बताएगी। तो अब अंदाज ये लगा सकते हैं, अनुमान ये लगा सकते हैं कि शायद सेबी ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि अगर ये माना जाता कि 2016 से जांच चल रही तो फिर अगला सवाल सेबी से तुरंत पूछा जाता कि अडानी के एफपीओ को मंजूरी क्यों दी गई, क्योंकि एक जांच की प्रक्रिया चल रही थी। और क्या सेबी ने इस मामले में कोई स्पष्टीकरण जारी किया था कि उस जांच की प्रक्रिया के बाद भी अडानी समूह के एफपीओ को मंजूरी दी जाएगी। सर, अब जो ये जांच चल रही है इसको लेकर किस तरीके की चुनौतियां बनती दिख रही हैं? शुभ, 2-3 घटनाक्रम एक साथ चल रहे हैं। एक तो ये कि सबसे बड़ी निगाहें इस बात पर होंगी कि सुप्रीम कोर्ट सेबी को कितना समय देता है, कितना सख्त होता है सुप्रीम कोर्ट जांच को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अपनी कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है और वो सामने रखी हुई है, उस पर निगाहें हैं सबकी। सेबी अगर 6 महीने का समय मांग रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसमें डेडलाइन तय करके 2 या 3 महीने का समय दे देता है, तो उसकी रिपोर्ट सामने आने पर यह पता चलेगा। और ये 2-3 महीने में ही अडानी समूह को अपने लिए पूंजी जुटानी है। अडानी ने 21,000 करोड़ रुपए के आसपास की पूंजी जुटाने का कार्यक्रम अपने बोर्ड के सामने रखा है और शायद अडानी ग्रीन्स की तरफ से भी एक इक्विटी निवेश का और इन्वेस्टर्स को, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनको हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू होने वाली। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में इंक्वायरी, जांच सेबी और अडानी समूह के अंदर क्या हो रहा था देश के भीतर और देश के बाहर, वो काफ़ी निर्णायक बिंदु के करीब पहुंच रही है। और इसलिए यह घटनाक्रम हमें बाजार में अडानी समूह को लेकर तमाम सतर्कता, उतार चढ़ाव और शेयरों पर दबाव बनते के रूप में दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करीब 1 महीना पहले ओपेक देशों की तरफ से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का ऐलान किया गया था, लेकिन इस कटौती के बावजूद कच्चे तेल की कीमतों में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। उत्पादन कटौती की घोषणा के बाद कुछ दिन के लिए भाव $80 के ऊपर बना रहा, लेकिन बाद में भाव पर दबाव बना और लंबे समय से अब ब्रेंट क्रूड का भाव $75 के करीब बना हुआ है। सर, अब अगली रणनीति क्या होगी ओपेक देशों की? लंबे समय के बाद ओपेक देशों की तरफ से उत्पादन की कटौती ने भी कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का रास्ता नहीं खोला। अब यहां से ओपेक देशों के लिए दुविधा है, क्योंकि बाजार में जो रिसेशन की मंदी की संभावना है, उन्होंने कच्चे तेल की मांग पर दबाव बनाकर रखा हुआ। खासतौर से चीन में जो रिकवरी आनी चाहिए थी वो नहीं आई और उसके असर से कच्चे तेल की कीमतें नीचे हैं, $80 से नीचे, $75 के आसपास ब्रेंट क्रूड है और $71 के आसपास WTI की कीमतें हैं। अब ओपेक दुविधा में है। ओपेक के तरफ से जिन लोग से जो सूत्र बाजार में बता रहे हैं और जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मानना है कि ओपेक अभी कुछ समय तक इस बात का इंतजार करेगा कि बाजार की गतिविधियां किस दिशा में जाती हैं। और जो सबसे बड़ा फैसला, जो सबसे बड़ा ट्रिगर बाजार के लिए, वो यूएस की डेट क्राइसिस है, इसका समाधान कैसे निकलता है। लेकिन इसके बाद ओपेक देश अपने उत्पादन में एक बार कटौती फिर कर सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब जो सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बारे में IMF ने अपनी ताजी रिपोर्ट में कहा है कि सऊदी अरब को अपनी बैलेंस शीट मेंटेन रखने के लिए, अर्थव्यवस्था को संतुलित रखने के लिए कम से कम $80 से $81 पर बैरल के कच्चे तेल की कीमत की ज़रूरत है। इस कीमत पर उत्पादन की ज़रूरत है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि रूस के तेल की सप्लाई, जो कि सस्ता कच्चा तेल निकालता है रूस की तरफ से, उसकी सप्लाई बाजार में सीमित होने के बाद ओपेक देशों के पास बाजार की कीमतों को और ज़्यादा प्रभावित करने की ताकत आ गई है। लेकिन उत्पादन में कटौती के बाद भी मंदी ने इस बार ओपेक देशों की रणनीति को ध्वस्त कर दिया या हरा दिया, क्योंकि बाजार में मंदी का दबाव इतना गहरा था कि कच्चे तेल की कीमतें एक बार $80 से नीचे गईं तो फिर ऊपर उठकर नहीं दिख रही हैं। चलिए अब देखते हैं मनी सेंट्रल झटपट। एयरलाइन कंपनियों को बैंक से कर्ज जुटाने में बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है। गो फर्स्ट के घटनाक्रम के बाद एविएशन सेक्टर को कर्ज देने के मामले में बैंक सावधान हो गए हैं। एविएशन सेक्टर की कंपनियों को कर्ज देने से पहले बैंक पहले के मुकाबले ज़्यादा सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। ऑनलाइन प्रॉपर्टी में निवेश कराने वाले प्लेटफॉर्म को नियमों में किस तरह बांधा जाए, इसके लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया। ये प्लेटफॉर्म प्रॉपर्टी की छोटी यूनिट्स में निवेश करने की सुविधा देते हैं। सेबी की कोशिश इन सभी प्लेटफॉर्म को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम रीट्स के दायरे में लाने की है। PVR आइनॉक्स अगले 6 महीने में करीब 50 स्क्रीन को बंद करेगी। हाल ही में PVR और आइनॉक्स का विलय हुआ है। ये वो स्क्रीन हैं जो घाटे में चल रही हैं या ऐसे मॉल में हैं जो अपने लाइफ साइकिल के अंतिम चरण में हैं। उनके रिवाइव होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। PVR आइनॉक्स लिमिटेड को मार्च तिमाही में 334 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है। नीति आयोग का कहना है कि महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। नीति आयोग के सदस्य BK पॉल ने कहा है कि मैटरनिटी लीव को 6 माह से बढ़ाकर 9 माह किया जाना चाहिए। फिक्की महिला संगठन ने कहा है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों सेक्टर को महिला कर्मचारी के लिए मैटरनिटी लीव की अवधि को मौजूदा 6 माह से बढ़ाकर 9 माह करने पर विचार करना चाहिए। छटनी की एक खबर, अमेजन इंडिया ने अपनी एक और छटनी की घोषणा की है। लागत घटाने के लिए अमेजन इंडिया ने अपने सभी डिपार्टमेंट में करीब 500 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की योजना बनाई है। अमेजन वेब सर्विसेज
पीपल एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन वर्टिकल्स में कर्मचारियों की छंटनी होगी। अमेजन अभी पूरी दुनिया में 18,000 लोगों को नौकरी से निकाल चुकी है। इस बीच एक खबर वोडाफोन की तरफ से आई। वोडाफोन ने कहा है कि कंपनी अगले 3 साल में 11,000 लोगों को नौकरी से निकालेगी। सर, कोई टिप्पणी आपकी? गोफस्ट के मामले पर अपडेट महत्वपूर्ण है। वैसे गोफस्ट के बैंकर्स की मीटिंग बुधवार को होनी थी, लेकिन जो अब खबर आ रही कि शायद गोफस्ट के एक बैंकर इस मीटिंग के लिए उपलब्ध नहीं थे। लेकिन अब जबकि बैंक्रप्सी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कंपनी बैंक्रप्सी में जा चुकी है, तो अब अगली बड़ी निगाह बैंकर्स के ऊपर होगी, जिनकी बकायदारी करीब 4,000 करोड़ से ऊपर की है। गोफस्ट के प्रमुख बैंकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक और डाइचे बैंक है। इनकी एक बैठक होनी है, जिसके आधार पर यह तय करेंगे कि इन्हें आगे इस प्रक्रिया में कैसे जाना है। काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं बैंकरों के बीच में। माना जा रहा है कि गोफस्ट डिफ़ॉल्ट नहीं हुई है। गोफस्ट ने पूरी प्रक्रिया सरकार का हस्तक्षेप चाहने के लिए की थी कि सरकार हस्तक्षेप करे और इंजन निर्माता कंपनी पर दबाव बनाए और उसे इंजन मिलना शुरू हो, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई सीधा इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं किया गया है। लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि बैक टू बैक 2 बड़ी एयरलाइंस के, जेट एयरवेज और उसके बाद गो एयर के संकट में आने के बाद अब बैंकर्स के लिए एविएशन कंपनियों को कर्ज देने में मुश्किल आ रही है। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है शुभम कि सरकार ने कोविड के दौरान एविएशन कंपनियों के लिए एक अलग से विंडो भी खोलने के लिए कहा था बैंकर्स से। उस विंडो के तहत भी गोफस्ट को मदद मिली थी, जिसका नाम इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम था। गोफस्ट को ने उस प्रक्रिया के तहत भी कर्ज लिया था, क्योंकि कोविड के दौरान एयरलाइंस को काफ़ी नुकसान हो रहा था और उनको इमरजेंसी क्रेडिट लाइन भी दी गई थी। इस वजह से भी गोफस्ट को कर्ज मिला है। चलिए, ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे 7 बजे नया संस्करण लेके। तब तक आपको 2 जानकारियां दे दें। पहली जानकारी हेलो मनी 9 की। हेलो मनी 9 कल स्टॉक वाले में हमारे साथ जुड़ेंगे बेहद खास मेहमान कोटक सिक्योरिटीज से श्रीकांत चौहान जी। आपके पास स्टॉक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कोटक सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान जी से कल पूछ सकते हैं। 1 से 2 ये कार्यक्रम चलेगा। 9311211874 ये नंबर है हमारा। स्टॉक से जुड़ा कोई भी सवाल हो आपके पास, कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं, खरीद रखा है उसको बेचना चाहते हैं, पोर्टफोलियो का रिव्यू कराना चाहते हैं, तो कल 1 से 2 जुड़िए हमारे साथ और पूछिए अपना सवाल। दूसरा, 4 से 4:30 बजे हेलो मनी 9 होगा। उसमें ऋषभ देसाई जी हमारे साथ आएंगे। वो म्यूचुअल फंड पर बात करेंगे। अगर आपको ऋषभ जी से बात करनी है, वो आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ी सलाहें देंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं, कोई बेचना चाहते हैं, डेट फंड में जाएं, इक्विटी में जाएं, पोर्टफोलियो को रिव्यू कैसे करें, कोई भी आपका सवाल अगर म्यूचुअल फंड से जुड़ा, तो आप कल 4 से 4:30 के बीच जुड़कर ऋषभ जी से अपनी सवाल पूछ सकते हैं। चलते चलते जानकारी वेबसाइट की। मनी 9 की वेबसाइट 7 भाषाओं में तैयार है। करीने से खबरें सजी हैं। तमाम ऐसी खबरें जो मनी सेंट्रल या दूसरे शोज़ में हम आपके लिए नहीं ला पाते, सारी खबरें वहाँ तैयार हैं। बड़े एक्सपर्ट्स की राय के साथ हैं, विश्लेषण के साथ हैं। आप जाइए मनी 9 की वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए money9.com पर और पढ़िए अपनी भाषा में, अपनी पसंदीदा भाषा में मनी 9 पर ये खबरें। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।